गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी नए विद्यार्थियों का संस्कार भारती कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। विद्यार्थियों, आपने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स की समस्याओं के बारे में पढ़ा होगा। आज हम उन्हीं पे डिस्कस करने जा रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था प्रणाली। ये आपके बीए पार्ट फर्स्ट में है। इसमें बीए पार्ट फर्स्ट के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ेंगे हम कि अर्थव्यवस्था की प्रणाली या इसका कार्य है। इसकी जो अर्थव्यवस्था प्रणाली है क्या है या इसके कार्य क्या क्या हैं और ये कौन कौन सी चीजें बात करते हैं। अर्थव्यवस्था और सामान्य बात करें ना तो जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है अर्थ और दूसरी होती है व्यवस्था। अर्थ व्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है धन, व्यवस्था का मतलब होता है प्रणाली। अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो अर्थव्यवस्था का या सामान्य अर्थ ये है कि एक देश की होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन अर्थव्यवस्था, अर्थात अर्थ की व्यवस्था करना, अर्थ की व्यवस्था करना या धन प्रणाली को समझना, ये अर्थव्यवस्था में आता है। अब बात ये आती है कि हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों करें? क्यों? क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, सकता ये असीमित है। कैसी है? असीमित है। व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक उठता है तो वो हजारों आवश्यकताएं लेकर पैदा होता है और जब तक सोता है तब तक उनकी आवश्यकताएं होती रहती है। इस प्रकार से उसकी असीमित आवश्यकताएं होती है, जबकि इनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है, संसाधन ये सीमित मात्रा में है, ये सीमित मात्रा में है। कैसे? सीमित मात्रा में, यानी कि इनको पूरा करने की कैपेसिटी काफी कम है और आवश्यकताएं असीमित। तो इकोनॉमिक्स का अध्ययन इस प्रकार से करते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को, जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, उनको किस प्रकार से सीमित साधनों के माध्यम से पूरा कर सकें। इनका अध्ययन हम आर्थिक प्रणाली में करते हैं। आर्थिक प्रणाली को हम ये कहें, आर्थिक प्रणाली में एक देश, एक व्यक्ति, एक संस्था की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करते हैं। वैसे दो प्रकार की गतिविधियां हैं या दो प्रकार की क्रियाएं हैं। ये दो प्रकार की है, एक आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रियाएं। देखो बच्चों, आप सभी लोग जानते भी हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि अर्थव्यवस्था में कुछ गतिविधियां हैं जिनको हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, कुछ गतिविधियां ऐसी हैं उनको गैर आर्थिक होते हैं। जैसे आप किसी पैसे के लाभ के उद्देश्य से कोई काम किया जाता है तो उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि कहते हैं। जैसे एक टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, यह आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है। आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य, शिक्षक के द्वारा, मजदूर के द्वारा मजदूरी करना, डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का इलाज करना, वकील के द्वारा वकालत करना, साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च करना। यानी कि ऐसा कोई काम जो लाभ के उद्देश्य को लेकर किया जाता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत काम के बदले
अर्थ के रूप में उसे कुछ ना कुछ मिलता है। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके बदले व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वे आर्थिक गतिविधियां जो मोहवश, कैसे मोहवश या निःशुल्क करते हैं, उनको हम गैर आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जैसे एक मदर के द्वारा अपने बच्चों की सेवा करना या एक पत्नी के द्वारा अपने पति की सेवा करना, ये गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। मान लो मैं एक टीचर हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, तो ये गैर आर्थिक गतिविधि है। क्यों? क्योंकि इसके बदले मेरी पत्नी मुझे पैसे देने वाली नहीं है। अगर उसी समय में मैं किसी और के बच्चों को घर पे पढ़ाऊं, तो ये मेरी आर्थिक गतिविधि है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों की माँ मुझे पैसे देगी, उन बच्चों की माँ मुझे पैसा देगी। तो आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे धन की आवृत्ति हो। क्या हो? धन की आवृत्ति हो, उनको हम आर्थिक गतिविधियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक गतिविधियां बोलते हैं। और गैर आर्थिक गतिविधियां उनको बोलते हैं जिनके बदले कोई पैसा नहीं आता हो। जैसे एक माँ के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करना, एक डॉक्टर्स के द्वारा अपने बच्चे को पट्टी करना या उनका इलाज करना, ये गैर आर्थिक गतिविधियां। और अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, इस गैर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन नहीं करते। ये अर्थव्यवस्था के बारे में थे। अब दुनिया के देशों में कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। अगर अर्थव्यवस्था प्रकार की बात करें तो मेनली अगर हम इन अर्थव्यवस्था को डिवाइड करें तो ये 3 टाइप्स की है। कितने प्रकार की है बच्चों? 3 प्रकार की है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कर रहे हैं आज। अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार नंबर 1 सामाजिक अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी व्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर, अगर मैं सीधी बात करूं तो समाज का या सरकार का अधिकार होता है। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो, इसमें उत्पादन के साधन या संसाधन, उत्पादन के साधन और संसाधन
का जो स्वामित्व होता है, क्या स्वामित्व, वो सरकार का होता है। किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार को ही तय करना होता है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे, किस वस्तु का उत्पादन नहीं करे। इसमें सरकार का स्वामित्व होता है। अगर मैं इसे दूसरी फीचर की बात करूं तो इसमें निजी पूंजी का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? निजी पूंजी का अभाव होता है, का अभाव होता है। जो निजी पूंजी है उसका अभाव होता है। यानी कि इस अर्थव्यवस्था में लोगों के पास निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता, यानी कि जो भी होता है वो सार्वजनिक होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो चीन, रूस, बेलारूस, ये ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था आज भी विद्यमान है। इनमें जितने भी संसाधन है वहां पर किसी भी निजी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, जो भी है सब सार्वजनिक है। सरकार ही उस पर नियंत्रण करती है और सरकार ही आवंटन करती है। ये इसकी विशेषता होती है। इसमें उत्पादन तकनीक पिछड़ी होती है, यानी सरकार एक जैसी तकनीक का उपयोग करती है, इसीलिए कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई होती है। इस अर्थव्यवस्था में भी जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी तकनीक होती है जो परंपरागत तरीके से या परंपरागत समय चली आ रही, पिछले समय से चली आ रही है। ये दूसरी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं उनका स्वामित्व निजी हाथों में होता है। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं उनका जो स्वामित्व होता है वो निजी होता है। स्वामित्व कैसा होता है? निजी स्वामित्व होता है। स्वामित्व निजी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये दुनिया की ऐसी अर्थव्यवस्था से, इनका संबंध ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिनमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जिसमें उत्पादन के लाभ व हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, जिसमें उपभोक्ता सर्वे सर्वा होता है। अगर मैं बात करूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें स्वामित्व निजी होता है। कैसा होता है? निजी होता है। लाभ व हानि के लिए स्वयं उत्पादक जिम्मेदार उपभोक्ता सर्वस्व सर्व। ये मेनली इसके 3 फीचर्स हैं और इनमें जो भी उत्पादन होता है इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। उद्देश्य से किया जाता है।
किया जाता है। ये इनके कुछ फीचर्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो, अर्थात जिसमें लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता हो, जिनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि अधिकतम लाभ हो। इसमें लाभ और हानि के लिए, यानी कि लाभ हो या हानि, इसमें स्वयं उत्पादक जिम्मेदार है, यानी कि जो उत्पादन करता है वो जिम्मेदार होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन होता है उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होती है, ना कि निजी लोग इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये याद रखना, उत्पादन के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। इसमें जो भी काम किया जाता है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि एक उत्पादक को ये अधिकार होता है कि वह किस तकनीक का उपयोग करे, किस तकनीक का उपयोग ना करे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें स्वामित्व फर्म का होता है, ना कि सरकार का होता है। उदाहरण के लिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हैं, इनके अलावा ये सब इसी का उदाहरण है कि यहाँ पर जितना भी जो डेवलपमेंट है ये एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट है। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता ही सर्वेसर्वा होता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की इच्छा अनुसार ही एक उत्पादक को वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना होता है, उसकी इच्छा अनुसार ही कार्य करना होता है। अगर उत्पादक उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उस वस्तु की अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं होगी और उसका उत्पादन रुक जाएगा। इसीलिए कि हर उत्पादक एक उपभोक्ता को संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास करता है। वो प्रयास करता है कि एक उपभोक्ता किस प्रकार से संतुष्ट हो या उसको संतुष्ट किया जाए। इसके लिए वो सदैव तत्पर होता है, इसके लिए जाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है, नई नई तकनीक अपनाता है, सुविधाएं देता है, ऑफर्स देता है कि वो उनको चलाए। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन का अभाव होता है। इसका होता है केंद्रीय नियोजन का अभाव होता है, यानी कि सरकार के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है वो कम से कम होता है। एक बार महात्मा गांधी ने भी एक बार कही थी कि सरकार एक आवश्यक बुराई है। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि ये लोगों के जीवन में कम से कम झांक पाए, ऐसा महात्मा गांधी ने एक बार कहा था। उसी के आधार उसी कॉन्सेप्ट पे ये है कि इस अर्थव्यवस्था में जो सरकार का कंट्रोल है वो कम से कम है, यानी कि सरकारी नियोजन का अभाव है। सरकारी नियोजन का क्या अभाव है, इस अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है। ये हमने बात की है। आगे चलने से पहले मैं एक बार बता रहा हूँ छोटा सा समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर हम पूंजीवादी की बात करते हैं। इसमें उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण। किसका नियंत्रण? सरकार का नियंत्रण। निजी लाभ के लिए कोई जगह नहीं, निजी लाभ के लिए जगह नहीं।
जगह नहीं है, यानी कि निजी लाभ के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा इसमें भी कह सकते हैं कि निजी लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं, जो भी होता है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जबकि इसके उल्टा ये है। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर मैं बात करूं ना, तो उपभोक्ता को चॉइस नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? चॉइस नहीं मिलती, चुनने की आजादी नहीं मिलती समाजवादी अर्थव्यवस्था में। याद रखना, चुनने की आजादी हमें सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मिलती है। किसे मिलती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मिलती है चुनने की आजादी, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमें कोई चुनने की आजादी नहीं मिलती। याद रखना ये बात। ये हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी। ऐसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली सर्वेसर्वा होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसका जो स्वामित्व होता है वो निजी होता है। इसमें लाभ व हानि के उद्देश्य के लिए स्वयं उत्पादक जिम्मेदार होता है। उपभोक्ता सर्वेसर्वा होता है। उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। ये ऐसी कुछ इनकी विशेषताएं थी जिनके बारे में हमने अभी बात की है। अब आगे देखते हैं इसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित, मिक्स इकोनॉमी। आप शायद बेसिक से जानते भी होंगे और पता होना भी चाहिए कि आपकी मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो इसी का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हो। अर्थात ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जो एक मिश्रण के रूप में, किसके? मिश्रण के रूप में है। इसमें कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के हैं, कुछ गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के हैं, कुछ गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण है, दोनों के गुण है इसमें, लेकिन दोनों का कॉकटेल है। उदाहरण के लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल है आपका इंडिया, भारत, जानते ही होंगे, पाकिस्तान, इसका नाम लेना भी बेकार है, अगर मैं बोलूं कजाकिस्तान तो ठीक होगा, भारत, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात करूंगा यहाँ पे, अफ्रीका, मिस्र, ये भी एक अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, मिस्र, जर्मन, और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इसके उदाहरण है। अब इस अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे भी बड़ा कोई सवाल पूछा जाता है, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे अर्थव्यवस्था। पहली विशेषता इसमें ये होती है कि इसमें सार्वजनिक
जन वितरण प्रणाली पाई जाती है। जन वितरण प्रणाली पाई जाती है या राशनिंग व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है। मेरा राशनिंग व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि हर सेक्टर में राशनिंग व्यवस्था, लेकिन मेरा राशनिंग व्यवस्था का मतलब होता है सरकार का जो आधारभूत ढांचा है या उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी व्यवस्था है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। जैसे आपको राशन का व्यवस्था करना, अनाज फ्री में देना, चीनी फ्री में देना, दाल फ्री में देना, केरोसिन फ्री में देना, ये सरकारी सिस्टम है। या कम कीमत में उपलब्ध करवाना, ये जन प्रणाली की व्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र, याद रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र प्लस सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ काम करने का प्रयास करते हैं। जैसे वह वस्तुएं सेवाएं जिनका उत्पादन करना निजी क्षेत्र के लिए संभव नहीं है, उनका उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र करता है। यानी कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना निजी क्षेत्र के बस की बात नहीं है या उनके बजट से बाहर है या उनकी क्षमता से बाहर है, ऐसे क्षेत्र का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र करता है। जबकि निजी क्षेत्र का निर्माण वह निर्माण है जो निजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे भारत में रेल किसी एक व्यक्ति के लिए उसका निर्माण करना बड़ा मुश्किल काम है, तो भारत में रेलवे उसके पास में। प्रतिरक्षा, रेलवे प्रतिरक्षा यानी कि हमें सिक्योरिटी, हमें इस बांग्लादेशी आतंकवादियों से बचाने के लिए या भाड़े गुंडों से बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, इनसे बचाने के लिए इंडियन आर्मी की जरूरत है और वो पूरे देश को एक जैसी सुविधाएं, एक जैसी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सरकार करती है, तो सार्वजनिक करती है। बिजली का उत्पादन, इसका उत्पादन भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या सरकार के द्वारा ही किया जाता है। बिजली, रक्षा, बिजली पानी, रेलवे, प्रतिरक्षा, आणविक ऊर्जा, हथियार, इन सबका उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाता है। जबकि आपके बिस्किट के, आपके कुरकुरे, बेकरी आइटम्स, कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी, इन सबका उत्पादन निजी हाथों द्वारा किया जाता है। सड़कें पहले सरकार बनाती थी, अब प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। तो इस अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक काम करते हैं। यानी कि जो काम बड़े पैमाने पे होता हो, निजी हाथ करना संभव नहीं है, वो सरकार करती है। और वह काम जो निजी लोग आसानी से कर पाए या कम लागत में कर पाए, तो उनको निजी द्वारा किया जाता है। निजी पंखा, स्कूल, सरकार बड़े पैमाने पे एजुकेशन देना निजी हाथों में बस की बात नहीं है। सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज खोल रखा है, जहाँ पर आसानी से निजी लोग उपलब्ध हैं, वहाँ पे निजी कॉलेज है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारत, अफ्रीका, मिस्र, जर्मन, जापान, श्रीलंका में ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसमें पहली इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पे जन प्रणाली विकसित होती है, यानी कि सरकार के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाती है जिससे कि लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करवा सके। इसके लिए वो प्रयास करते हैं, इसके लिए जन प्रणाली है और भारत में ये आज भी कार्यशील है। इनका उद्देश्य नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, नियोजित अर्थव्यवस्था। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था है, इसका एक सिस्टम है। यह पूर्णतया अपने तरह विकसित अर्थव्यवस्था की तरह काम करता है
और नियोजित है, नियोजित है। इस अर्थव्यवस्था में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है और प्रत्येक वर्ष बजट बनाया जाता है। बजट इसीलिए बनाया जाता है कि वो अर्थव्यवस्था का नियोजन कर सके और सरकारी आय और व्यय पे नियंत्रण कर सके। तो ये इसका एक परिणाम है। जन प्रणाली ये नियोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, सामाजिक व आर्थिक कल्याण, आर्थिक कल्याण। याद रखना, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये अगली विशेषता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक व आर्थिक कल्याण करना। इस प्रकार बच्चों हमने तीनों अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी पढ़ी, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी पढ़ी और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पढ़ी। मैं 1 मिनट में वापस रिकैप करता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, सरकार के द्वारा ही निर्णय प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और निर्णय प्रक्रिया निजी हाथों में होती है और लाभ हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों में सरकार व निजी स्वामित्व दोनों ही होता है। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी सहभागिता के साथ कार्य करे उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में कुछ सेक्टरों में सरकार काम करती है, कुछ सेक्टर में निजी क्षेत्र काम करते हैं। इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये हमारी अर्थव्यवस्थाएं थी और मैंने इनके विशेषता बताई और कारण बताए। अब मैं आपसे वो क्वेश्चन बताता हूँ जो कुछ एग्जाम में आते हैं बार बार, ये आपके बड़े क्वेश्चन में भी आएगा और कुछ छोटे क्वेश्चन है। आशा और उम्मीद है इनका आंसर आपको पता होगा क्योंकि आपने ये लेक्चर यदि ध्यान से देखा है तो, और आप इनका आंसर देने की कोशिश करें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 2, समाजवादी क्षेत्र में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? किसका स्वामित्व होता है? क्वेश्चन नंबर 3, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सर्वे कौन होता है? सर्वे कौन होता है? ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। आशा और उम्मीद होगी आपको इनके आंसर पता होंगे। अगर नहीं है तो बता देता हूँ मैं। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपका आंसर होना चाहिए मिश्रित। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में किसका स्वामित्व होता है? आंसर है सरकार का। किसका? सरकार का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सर्वसर्वा कौन होता है? उपभोक्ता। कौन होता है? उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि यही उत्पादन को
डिसाइड करता है। ये हमारा आज की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ एक टॉपिक था जिसमें आर्थिक प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों, ये संस्कार भारती पीजी कॉलेज है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कंटिन्यू लगातार क्लास होती है, तो आप कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करें और इकोनॉमिक्स को सुधारें। मैं आपको छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स अर्न करते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप विशेष रूप से पढ़ेंगे और आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मन लगा के पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।